बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो पेश खिदमत करते हुए इंतहाई मुसर्रत हो रही है। एक तरह से ये पिछले तमाम लेक्चर्स का निचोड़ है जिसे वर्ब पैटर्न की शक्ल में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच की हल्की फुल्की जानकारी देने के बाद आखिर में इंग्लिश ज़बान के एक बहुत ही अहम हिस्सा पंक्चुएशन मतलब रमूज़ औक़ाफ़ पर बहुत ही मुख्तसर मैंने अपनी बात रखी है। उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत भरी पेशकश ज़रूर पसंद आएगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस भी ज़रूर देखे होंगे। मैंने इसकी एक प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको सारे वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। पहला सफ़ा, अबदन अबदा मतलब हमेशा हमेश की ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ही ज़िंदगी है। ये हम लोगों को मुकम्मल इसका यकीन है, इस पर ईमान है, जो हम लोगों का मुस्तकिल ठिकाना है आखिरत ज़िंदगी, जिसकी तैयारी हमें इसी फ़ानी दुनिया में ही करनी है। ये दुनिया फ़ना होने वाली है ना। तो अब सवाल उठता है, क्या हम इसकी तैयारी कर रहे हैं? ज़रूर सोचें, हम ज़रूर सोचें इस पर। यह रहा इस वीडियो का इंडेक्स। इसमें एक तरफ मैंने टॉपिक दिया है और दूसरी तरफ ये कितने स्लाइड से कितने स्लाइड तक की टॉपिक है। आप अपने हिसाब से स्किप करके आगे बढ़ के पीछे करके आप इस वीडियो को अपने पसंदीदा टॉपिक्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वर्ब पैटर्न। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि इंग्लिश में अमूमन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब आता है, तो भले ही, और उर्दू में ऐसा नहीं है जबकि, तो भले ही आपको इंग्लिश में कितना लंबा जुमला क्यों ना बोलना पड़े, आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन वर्ब लगा दीजिए। मेन वर्ब जो आता है उस जुमले का उर्दू में वो सबसे आखिर में आता है, तो सब्जेक्ट के बाद आप उसे लगा दीजिए और आप पूरा जुमला आसानी से बोल पाएंगे। इस पैटर्न को देखिए, समझिए, और आसान हो जाएगा आपको समझना। अब जबकि हम समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब लगाना है, तो इन वर्ब के बाद और भी अल्फाज आ सकते हैं, तो उसको हम कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे, ये वर्ब पैटर्न में हमें समझना होता है। ध्यान दें कि ये जो अदर वर्ड्स आएंगे मेन वर्ब के बाद, उसमें फिर से वर्ब शामिल हो सकता है। यहाँ देखिए, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको ये है सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे, और ये सारे के सारे क्या है, वर्ब है जो रेड में है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब के बाद ये अकेले वर्ब आया है। यहाँ इसमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, इसमें इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है, ये इनडायरेक्ट स्पीच या डेड क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि वर्ब पैटर्न कई तरह से हो सकते हैं, और इसे अगर हम कुछ वर्ब पैटर्न को समझ लेते हैं तो हम बहुत सारी बातों को बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर पाएंगे। पैटर्न 1, ये पैटर्न जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला पैटर्न जो है, ये इंग्लिश का सबसे छोटा और सबसे बुनियादी पैटर्न है। हालांकि एक अकेला वर्ब भी मुकम्मल जुमला हो जाता है, जैसे गो, कम, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके पहले यू छिपा हुआ रहता है। जाओ, यू गो ना कह के हम लोग सिर्फ गो कह देते हैं। वर्ब के बाद आमतौर से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ही, बिकेम और डॉक्टर। होता क्या है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद हमें जिस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है वो कम्प्लीमेंट, उसको हम लोग कहते हैं। ऑब्जेक्ट ही है ये लेकिन कम्प्लीमेंट है। ही बिकेम, वो बन गया। क्या बन गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें जुमला मुकम्मल करने के लिए ए डॉक्टर, या यहाँ पर कुछ भी और भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो और डॉक्टर जो है यहाँ पर इंग्लिश की लैंग्वेज में ये कम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आप इसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको। पैटर्न नंबर 3, हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद फिर कम्प्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, ये ग्रामर की ज़बान में इसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो मेरे दफ्तर को जानते हैं, वो दे जानते हैं, नो मेरे दफ्तर को, माय ऑफिस। मैंने जितना भी स्लाइड बनाया है इसमें मैंने कलर का ख़ास ध्यान रखा है। आप कलर के हिसाब से उर्दू और इंग्लिश के जुमले को कंपेयर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। पैटर्न 4, इसमें क्या है,
अगर किसी जुमले में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि उस्ताद ने हमें, एक ऑब्जेक्ट हमें है, एक ऑब्जेक्ट होमवर्क है, तो ऐसी सूरत में दूसरा जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। ध्यान दीजिए कि ऐसी सूरत में दोनों के दरमियान किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर हम बोलते हैं उस्ताद ने हमको, मैंने अपने बेटे को, यहाँ को प्रीपोजिशन आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, बाद में रखेंगे। एक्चुअली है क्या, जो मैंने यहाँ बताया हु रिसीव्ड इट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि टीचर ने क्या दिया, होमवर्क दिया, तो किसने रिसीव किया, किसको दिया, हमें दिया। तो ये हमें जो हो गया आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और टीचर ने क्या दिया तो वो जो इसका आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, इसमें ज़्यादा पेचीदगी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जब प्रैक्टिस करेंगे बोलने लगेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है खुद ब खुद। पैटर्न 5, आप चाहें तो पिछले पैटर्न को पलट सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले भी ला सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है दोनों के बीच में। जैसे यहाँ देखिए, फॉर, टू का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर जो है ये जो ऑब्जेक्ट आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद इसका इस्तेमाल किया गया है। मैंने अपनी बहन के लिए घड़ी ख़रीदी है, आई हैव बॉट अ वॉच फॉर माई सिस्टर को हम बोल सकते हैं, जो पिछले पैटर्न 4 में देखा, आई हैव बॉट माई सिस्टर ए वॉच, ये जुमला भी आपका सही है। पैटर्न 6, यहाँ वर्ब के बाद इस्म का इस्तेमाल किया गया है, ज़मीर इस्म जो भी है, उसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो है सिफत वर्ब के ज़रिए किए गए काम का नतीजा होता है। लड़के ने दरवाज़ा धकेल कर खोला, तो लड़के ने धक्का दिया तो इसका नतीजा क्या निकला कि दरवाज़ा खुला, तो ये काम करने का नतीजा है जो एडजेक्टिव की शक्ल में हमने इंग्लिश में हम इसे लिखते हैं। उसने धोया प्लेट, तो उसका नतीजा क्या निकला कि प्लेट क्या हुई, साफ़ हुई। इसी तरह से डर्टी, स्ट्रॉन्ग, एम्प्टी को देखिए और देखिए कि इस पैटर्न में नॉन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे किया गया है। पैटर्न 7, उर्दू के जुमलों में प्रीपोजिशन आमतौर से इस्म या ज़मीर के बाद आते हैं। जैसे यहाँ देखिए, उसका, ये का जो है प्रीपोजिशन है जो उसके बाद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, उसका, फॉर हिम, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल पहले किया गया है। तो इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले करेंगे। पैटर्न 8, इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि मेन वर्ब के बाद इन टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करने से ये कैसे वर्ब के बजाय इस्म का काम करता है। आप इन जुमलों में अगर आपको इसको चेक करना है तो इसमें से आप क्या कीजिए, टू इन्फिनेटिव का हटा दीजिए। जैसे यहाँ आप टू गो को हटा दीजिए, शी वांट्स टू गो, वो जाना चाहती है। अब हम बोलेंगे कि वो किताब चाहती है, तो शी वांट्स अ बुक, आप यहाँ पे बुक लगा दीजिए तो आपका जुमला ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे साबित होता है कि यहाँ टू इन्फिनेटिव जो है बतौर इस्म काम हो रहा है। ये आखिरी जुमला जो है चूँकि निगेटिव है, इसलिए टू के पहले यहाँ किसका इस्तेमाल किया गया है, नॉट का इस्तेमाल किया गया है। पैटर्न 9, पैटर्न 9 ये जो है ये भी पिछले पैटर्न 8 की तरह ही है, सिर्फ फ़र्क इतना किया है कि टू इन्फिनेटिव के पहले इसमें नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। पिछले जुमले में पिछला जो पैटर्न था वो आपका, वो इसमें देखिए कि वर्ब के बाद, वर्ब के बाद सीधे टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस पैटर्न में क्या किया गया है कि वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया टू इन्फिनेटिव से पहले। यहाँ भी टू इन्फिनेटिव जो है बतौर इस्म ही इस्तेमाल हुआ है। पैटर्न 10, इस पैटर्न में वर्ब की चौथी शक्ल
वर्ब प्लस आईएनजी जेरेंट का इस्तेमाल किया गया, सिंगिंग, टॉकिंग, बोरोइंग, टीचिंग। मेन वर्ब के बाद आईएनजी लगा करके जेरेंट बनता है और ये भी बतौर इसम ही काम करता है। एक बात का और ध्यान दीजिए कि मेन वर्ब में आप चाहे तो टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कीजिए या जेरेंट का बात बराबर। जैसे यहाँ देखिए, शी बिगेन सिंगिंग, उसने गाना शुरू किया, यहाँ हमने जेरेंट का इस्तेमाल किया है। उसने गाना शुरू किया, शी बिगेन टू सिंग, एक ही बात है, यहाँ सिंगिंग यूज़ किया गया है, यहाँ टू सिंग यूज़ किया गया है। इसी तरह से यहाँ पे टॉकिंग यूज़ किया गया है, यहाँ पर टू टॉक यूज़ किया गया है। दोनों के माने में कोई फ़र्क नहीं होता है। पैटर्न 11, इस पैटर्न में एक बार फिर से वर्ब की चौथी शक्ल का इस्तेमाल किया गया है जो देखने में जेरेंट की तरह ही लग रहा है, मगर यहाँ ये इसम का काम ना करके ये यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। और इंग्लिश के ग्रामर के ज़बान में इसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। दरअसल प्रेजेंट पार्टिसिपल का दो अहम काम है। पहला काम तो ये है कि ये वर्ब टेंसेस में काम आता है। कोई काम जब जारी होता है और इसका इस्तेमाल होता है, एज ए वर्ब इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ हम सारे के सारे जुमलों को हम देख रहे हैं यहाँ, ये पूरा क्रॉसिंग, बर्निंग, प्लेइंग, वॉकिंग ना वगैरह। और दूसरा काम क्या है कि ये किसी इसम से पहले आकर के एडजेक्टिव का रोल अदा करता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है, और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस, कैसा तजुर्बा, खौफनाक तजुर्बा, कैसा दिन, बोरिंग, कैसी किताब, फैसिनेटिंग, दिलचस्प। तो ये बोरिंग, टेरिफाइंग, बोरिंग, फैसिनेटिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, लेकिन यहाँ बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए हैं। तो हमने देखा कि दो तरह से इस्तेमाल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, बतौर वर्ब और बतौर एडजेक्टिव। पैटर्न 12, पिछले पैटर्न 11 में आप चाहे तो थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह वर्ब की पहली शक्ल आप लगा सकते हैं, दोनों का माना एक ही होगा। इसमें टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये प्लेन इन्फिनेटिव कहलाता है। गो, स्टील, सिंग, गो। इस पैटर्न में हमने इसी बात को समझाने की कोशिश की है। आई सॉ हिम गो आउट, यहाँ पे गो, स्टील, सिंग, गो, ये सारे के सारे वर्ब का काम कर रहे हैं। पैटर्न 13, इस पैटर्न में वर्ब की तीसरी शक्ल, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, का इस्तेमाल किया गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इसके भी दो अहम काम हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का दो काम था, वर्ब का काम, एडजेक्टिव का काम। इसका भी दो काम है, वर्ब का काम और एडजेक्टिव का काम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो जारी काम के बारे में बताता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो है जब माजी में कोई काम ख़त्म हो चुका होता है उसकी जानकारी देता है। यहाँ देखिए, ये तो सारे के सारे बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे डिज़र्टेड हाउस, कैसा घर, गैर सुनसान, गैर आबाद घर। तो यहाँ पे हाउस इसमें है, डिज़र्टेड जो है पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया हुआ, ये एडजेक्टिव का बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। टूटी कुर्सी, कैसी कुर्सी, टूटी। ब्रोकन जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। पैटर्न 14, मैंने पैटर्न 2 में बताया था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कम्प्लीमेंट का। आप चाहे तो मीनिंग के हिसाब से ऑब्जेक्ट से पहले किसी नाउन या प्रोनाउन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैटर्न में इसी बात को बताने की मैंने कोशिश की है। इस वर्ब पैटर्न में मेन वर्ब के बाद डैट क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। क्लॉज लफ्ज़ आते ही समझ लीजिए कि इस तरह के जुमलों में कम से कम दो जुमले ज़रूर हैं। उर्दू में जो आज़ाद क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसके बाद के का इस्तेमाल होता है। आप सब में देख रहे, मुझे लगता है कि हमें उम्मीद थी कि वो कहता है कि इंग्लिश में आप चाहे तो डैट का इस्तेमाल कर सकते हैं और डैट का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ मैंने ब्रैकेट में इसको रखा है। पैटर्न 16, यहाँ एक बार फिर से डैट क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है, मगर मेन वर्ब के बाद क्या है, इसमें नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया। पिछले पैटर्न में
मेन वर्ड के बाद नॉन प्रोनाउन नहीं था, सीधे डेट क्लॉज था, इसमें नॉन प्रोनाउन का इस्तेमाल बीच में किया गया है। पैटर्न 17, यहाँ सारे जुमले एक बार फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में हैं। इसमें क्या है कि सवालिया अल्फाज वेयर, व्हेन, व्हाट के बाद क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में मेरा जो लेक्चर 14 था, लास्ट लेक्चर, उसमें स्लाइड 720 से स्लाइड 725 तक मैंने तफसील से ये इंट्रोगेटिव प्लस क्लॉज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ध्यान दीजिए कि इस तरह के जुमले जो होते हैं वो सवालिया नहीं होते हैं, बयानिया होते हैं। इसीलिए इस तरह के पैटर्न के साथ सवालिया निशान नहीं लगा करके क्या लगाते हैं हम लोग, फुल स्टॉप लगाते हैं। देखिए इस दोनों जुमले में क्या है, वेयर वाज ही गोइंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आई आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग, तो ये जो है बयानिया जुमला है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट नरेशन है किसी का, कहा कहीं किसी के पूछे गए सवाल का, इसलिए इसके बाद क्या लगाया गया है, फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया गया है। पैटर्न 18, ये पैटर्न भी पिछले पैटर्न ही की तरह है, यहाँ भी इंट्रोगेटिव प्लस क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ क्या किया गया है इसमें कि इसके पहले नॉन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। पैटर्न 19, कुछ सवालिया क्लॉज होते हैं, उसमें हाउ, वेयर, व्हाट के बाद इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल करके हम वर्ब पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे करना, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, वेयर टू स्पेंड, हाउ टू ड्राइव, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सब यहाँ इसको देखिए। पैटर्न 20, ये पैटर्न भी पिछले पैटर्न ही की तरह है, इसमें भी हाउ, वेयर, व्हाट का इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ इसके पहले नॉन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। इस पैटर्न को और पिछले पैटर्न को कंपेयर कीजिए। पैटर्न 21, ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट से पहले कोई इंडिफिनिट वर्ड आता है, यहाँ सब्जेक्ट बुक है, इंडिफिनिट वर्ड ए, सम, मच, तो जुमले को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मुतारिफ़ करने के लिए देयर का इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ अ बुक, मेज़ पर एक किताब है, देयर इज़ अ बुक। यहाँ देयर का कोई माना नहीं होता, इस तरह के जुमलों में देयर के बाद वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हैं। इज़, वाज, वर, इज़। वर्ब टू बी कुल 8 होते हैं, एम, इज़, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। पैटर्न 21, पैटर्न 22, जज्बात या ख्वाहिश का इजहार करने के लिए कुछ एडजेक्टिव है, जैसे ग्लैड, एफ्रेड, ईगर, हैप्पी, तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। पैटर्न 23, वैसे तो इंट्रोडक्टरी इस्तेमाल का इंट्रोडक्टरी इट, यहाँ इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल किया गया है, देख लिए, का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे होता है, मगर इस पैटर्न में इंट्रोडक्टरी इट के बाद वर्ब टू बी, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, और फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया है। पैटर्न 24, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ एडजेक्टिव जैसे इजी, डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल वगैरह के बाद टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। पैटर्न 25, पिछले पैटर्न 24 को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आप चाहें तो टू इन्फिनेटिव के बाद नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर टू लर्न के बाद इंग्लिश, टू गिव अप स्मोकिंग, टू बोरो मनी का इस्तेमाल किया गया है। पैटर्न 26, इस पैटर्न में इंट्रोडक्टरी इट के बाद जेरेंडियल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। ये जेरेंड से बनता है, जेरेंडियल फ्रेज कहलाता है, मैंने पीछे देखा था, आईनी लगा के जेरेंड बनाते हैं, और ये आस्किंग हिम फॉर हेल्प, ये जेरेंडियल फ्रेज है, और जिस तरह से जेरेंड इसम का काम करता है वैसे जेरेंडियल फ्रेज भी इसम का ही काम करता है। इस पैटर्न में इंट्रोडक्टरी इट के बाद
कुछ सिफत का इस्तेमाल किया गया है और नाउन का इस्तेमाल किया गया है, स्ट्रेंज, लाइकली, पॉसिबल, डाउटफुल, और उसके बाद नाउन क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है। ये सारे के सारे नाउन क्लॉजेज हैं। इट के बाद टेक की शक्ल टुक, उसके बाद टाइम फ्रेज, उसके बाद किया है कि टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया है। इट टुक मी 15 मिनट्स, यहाँ पे टू छूट गया है टाइपिंग में, टू रीच द स्टेडियम, सॉरी ये टू यहाँ ला गया है। इट विल टेक यू ओनली 5 मिनट्स टू वॉक टू द पार्क। पैटर्न 29, TOO2, टू का माने क्या होता है? TOO2, टू माने होता है हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मगर जब इस टू का पैटर्न जब टू के साथ आता है तो इसका मफ़हूम जो है मनफी हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल होता है, उसके बाद टू के बाद वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल होता है, और ये निगेटिव सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप यह मीनिंग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी मैंने इसके बारे में बताया है। वो इतनी कमज़ोर है कि बॉक्स नहीं ले जा सकती, शी इज़ टू वीक टू कैरी द बॉक्स। पैटर्न 30, इसके बरक्स अगर कोई आदमी कोई काम करने का अहल है अगर, तो क्या करते हैं कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनफ का इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद फिर टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब वो काम, वो आदमी वो काम करने का अहल है, वो काम आदमी कर सकता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पैटर्न 31, ये सो और डैट का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये उर्दू में इस तरह के जुमलों में आता है, इतना के, जैसे यहाँ से इतना के। इंग्लिश में जब हम उसे बोलते हैं तो सो डैट का इस्तेमाल करते हैं, सो डैट, और बीच में सो के बाद क्या करते हैं, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पैटर्न 32 जो है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पैटर्न 1 है। इसमें क्या है कि वर्ड के बाद नाउन का इस्तेमाल करते हैं, और आप चाहें तो नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर एक्सक्लामेशन रिमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी दिलकश लड़की है वो, व्हाट अ चार्मिंग गर्ल। आप चाहें तो शीज़ लिख सकते हैं, कितना खूबसूरत बाग है ये, व्हाट अ लवली गार्डन। इट इज़ लिख भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। और दूसरा पैटर्न जो होता है वो उसमें हाउ लगता है। यहाँ पे मैंने ये वाट लिखा रहेगी, एक्चुअली इसे हाउ होना चाहिए था यहाँ पे, सॉरी, इसको काट के मैं हाउ कर देता हूँ। यहाँ पे वाट से की जगह पर हाउ भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ चार्मिंग शी इज़, हाउ लवली द गार्डन इज़, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, हाउ क्विकली द हॉलीडे हैज़ पास्ड। यहाँ से 4 पैटर्न और बचते हैं, और इन चारों पैटर्न का ताल्लुक़ जो है शर्तिया जुमले से है। पहले मैंने यहाँ समरी बताया है, फिर हम चारों पैटर्न पर अलग अलग डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये कि इस तरह के पैटर्न में 2 क्लॉज होते हैं, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2। यहाँ पर पहला शर्त जो है वो ये होता है, शर्त का क्लॉज होता है, कंडीशन, जो इफ़ से शुरू होता है। और दूसरा क्लॉज जो होता है, जो यहाँ मैंने पर्पल कलर से दिया है, ये सारा का सारा रिज़ल्ट क्लॉज है, जो नतीजे को बताता है, शर्त को पूरा होने को बताता है। दूसरी बात यह है कि शर्त वाला क्लॉज जैसे जैसे रियलिटी की तरफ से अनरियलिटी की तरफ, हकीकत से फ़र्ज़ की तरफ बढ़ती जाएगी, चूँकि शर्त है तो उसमें रियलिटी भी हो सकती है, अनरियलिटी भी हो सकती है, तो वैसे वैसे इसका जो रिज़ल्ट है वो भी 100% से 0% होता चला जाएगा। मतलब नतीजा 100% से 0% हो जाएगा। और टेंस भी सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट और उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगली बात ये कि उर्दू में जो इसका तर्जुमा होता है उसमें तो लगता है, उसका उर्दू में तो लगता है, जैसे अगर ये होता तो वो होता। इंग्लिश में उसके बदले में देन का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरी चीज़, लास्ट बात ये कि आप चाहें तो इन पैटर्न को उलट सकते हैं, जैसे कंडीशनल पैटर्न को इधर ला सकते हैं, रिज़ल्ट पैटर्न को आप इधर ला सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में जो यहाँ आप कॉमा देख रहे हैं,
ये कॉमा जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो उस कॉमे का इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे पहला जो कंडीशन होता है उसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस ज़ीरो कहते हैं या रियल कंडीशन कहते हैं। जैसा कि रियल कंडीशन इन अल्फाजों से पता चल रहा है कि इसमें जो शर्त होता है और जो नतीजा होता है दोनों हकीकत पे, रियलिटी पे मतलब कि ये मबनी होता है। जैसे इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट, अगर आप बारिश में खड़े हों तो भीग जाते हैं, तो ये हकीकत है, बारिश में अगर आप खड़े होंगे तो आप भीगेंगे ही। इसी तरह से इफ़ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, अगर आप बर्फ़ को गर्म करेंगे या करते हैं तो ये पिघल जाएगी या पिघल जाती है, तो बिल्कुल हकीकत है। तो इस तरह के जुमले जो है, इसका जो इफ़ क्लॉज होता है और मेन क्लॉज जो होता है दोनों सिंपल प्रेजेंट ही होता है। दूसरा जो कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसे कंडीशनल सेंटेंस 1 कहते हैं या ओपन प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। ये दरअसल क्या होता है, ये किसी मुमकिन शर्त मुमकिन होती है और इसका रिज़ल्ट भी मुमकिन होता है। मतलब कि इसका जो नतीजा होता है, पिछला जो था उसका नतीजा 100% होगा, इसका नतीजा 50% होता है। जैसे देखिए, इसको एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट ए फर्स्ट क्लास, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा। तो मेहनत से पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्लास मिलेगा, मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्लास नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये पॉसिबल शर्त भी मुमकिना है, शर्तिया क्लॉज भी पॉसिबल पर मबनी है, और अगर करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। रिज़ल्ट भी उसी हिसाब से वेरी करेगा। अगर बारिश हुई तो आप भीग जाएंगे, इफ़ इट रेन्स यू विल गेट वेट, तो यहाँ बारिश होएगी तो भीगेंगे और बारिश नहीं हुई तो नहीं भीगेंगे। तो इसमें शर्त भी 50-50% पे है और इसका नतीजा भी 50-50% पे है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें इफ़ क्लॉज जो होता है वो तो सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन मेन क्लॉज जो होता है वो सिंपल फीचर में होता है। सिंपल फीचर का पैटर्न आपको जानते ही हैं। उसके बाद वाला जो मशहूर जुमला होता है जिसको कंडीशनल सेंटेंस 2 कहते हैं या अनरियल, इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि शर्त जो होता है, ना तो शर्त पूरा होगा और नहीं उसका नतीजा होगा, मतलब वो भी फर्जी अनरियल है, शर्त भी अनरियल है और इसका जो नतीजा है वो भी अनरियल है। जैसे इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू वुड गेट अ फर्स्ट, अगर आप मेहनत से पढ़ते तो आपको फर्स्ट क्लास मिल जाती। तो इसमें उन्होंने फर्स्ट क्लास पढ़ा होता तो मिलती, नहीं पढ़े नहीं मिली उनको, और ये बात अब गुजर भी गई है, पास्ट में चली गई है। इसलिए इसका जो पैटर्न होता है, ये पहला इफ़ वाला पैटर्न सिंपल पास्ट में होता है, और ये जो होता है मेन क्लॉज जो होता है, जो नतीजा क्लॉज जो होता है वो मॉडल वर्ब वुड, विल, शैल, कैन, मे का पास्ट टेंस होता है। उसके बाद प्लेन इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल करते हैं और टू का इस्तेमाल उसके पहले नहीं करते हैं। और ये जो आखिरी पैटर्न है जिसे कंडीशनल सेंटेंस 3 या अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं, ये पास्ट में ऐसी बातों को बताने के लिए किया जाता है कि जो अगर उस वक्त आप अगर ये काम किए होते तो ये काम आज आपको नतीजा मिलता। अगर आप बचत किए होते तो आज आप करोड़पति होते, ठीक है। अगर आप मेहनत से पढ़ते तो आपको फर्स्ट क्लास मिल जाती। इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट ए फर्स्ट क्लास। तो पास्ट में अगर कोई ख़ास कंडीशन पूरी होती तो उसका नतीजा आज मुख्तलिफ होता। ये बताने के लिए ये कंडीशन सेंटेंस 3 का ये अनफुलफिल्ड कंडीशन हुआ, इस पर अफसोस होता है आमतौर से। तो इसमें ये जो इफ़ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट होता है, और ये भी जो है मेन क्लॉज भी है वो भी परफेक्ट इन्फिनेटिव के पहले मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अब यहाँ से इस वीडियो का एक दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है जिसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा लफ्ज़ या जुमला है जो अपने लग़वी या लफ्ज़ी माने से अलग और गहरा मान रखता है। जो उसका आप मीनिंग डिक्शनरी में देखेंगे वो उसका एक्चुअली मीनिंग वो नहीं होता है, कुछ और उसका मीनिंग होता है। फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली है क्या? फिगर स्पीच एक तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच ही की तरह है, मतलब इसमें भी हम अल्फाज को ही सीखेंगे। फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा इजहार है जो आपके कारी या सुनने वाले पर ज़्यादा असर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा लफ्ज़ या जुमला है जो अपने लग़वी या लफ्ज़ी माना से अलग और गहरा माना होता है,
और एक लफ्ज़ या इजहार जो उसके असल माने के साथ नहीं बल्कि तख़य्युलाती अंदाज में एक ख़ास असर बनाने के इस्तेमाल होता है। तो ये गुफ्तगू का बहुत ही नादिर और नायाब अंदाज़ है। इसका इस्तेमाल लिखने के साथ साथ बोलने में भी करने पर आपकी गुफ्तगू बहुत ही पुरअसर हो जाएगी। सबसे पहला जो यहाँ हम देख रहे हैं वो है सिमिली, जिसको तशबीह कहते हैं। तो इसमें किसी दो चीज़ों का मुआवजा करते हैं, बस सिंपल। जैसे ये पैकेट पंख की तरह हल्का है, द पैकेट इज़ एज लाइट एज अ फेदर। पैकेट का मुआवजा किससे किया गया है? यह इसके हल्कापन का मुआवजा किससे किया गया है? एक पर से किया गया है ना। द एनिमी केम डाउन लाइक अ वुल्फ ऑन देम, दुश्मन उन पर भेड़िए की तरह टूट पड़े। तो दुश्मन का मुआवजा कैसे किया गया है? वुल्फ से किया गया है, ठीक है। तो इसमें इस तरह के जुमलों को लाइक से, एज से या दैन से जोड़ करके हम दो लफ्ज़ों का मुआवजा करते हैं, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ मिसालें हैं, इस तरह की आपको सैकड़ों मिसालें मिल जाएंगी। जैसे एज एंशेंट एज द सन, सूरज की तरह कदीम। एज बियर एज स्टोन, पत्थर की तरह नंगा। एज बाल्ड एज एन एग, अंडे की तरह गंजा। तो इस तरह से बहुत सारे अल्फाज आप अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो जुमले को ज़्यादा पुरअसर आप बना सकते हैं। तो ये तशबीहात की कुछ मिसालें हैं। अगला जो है वो है मेटाफर, जिसको इस्तिआरा कहते हैं। ये क्या है कि एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रे को, जैसे ऊँट, ज़िंदगी, है ना, ख़बर, इंतकाम, ये लफ्ज़ है, इसको इस तस्वुराती अंदाज में कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह की चीज़ दूसरी, इसमें किसी दूसरी चीज़ की खुसूसियत है। जैसे ऊँट क्या है? सहरा का जहाज़ है, तो ऊँट की खुसूसियत सहरा के जहाज़ से की गई है। ज़िंदगी को क्या क्या किया गया? ख्वाब से मतलब तस्वुर किया गया है। ख़बर को किससे किया गया है? ख़बर जैसे खंजर की तरह ख़बर थी, इतनी मतलब कि उसके लिए इतनी तकलीफ़ दे थी। तो एक लफ्ज़ या फ़िक्रा होता है जो तस्वुराती अंदाज में ये ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किसी चीज़ में दूसरी चीज़ जैसी खुसूसियात है। नेक्स्ट, पर्सनिफिकेशन, शख्सियत साजी तस्सीम। जैसा कि मीनिंग से समझ में आता है कि ये इंसानी सिफ़ात जानवरों, गैर जानदार चीज़ों या नज़रियात को दी जाती है। मतलब जो ऐसी चीज़ें जो बेजान हैं या किसी कोई नज़रिया है आपका, उसको इंसानी शक्ल दी गई है। जैसे फूल हवा पे रक़्स करते थे, तो फूल को रक़्स करने का मिसाल दिया गया है। फूल का मिसाल इंसान की तरह हो गया, जैसे इंसान रक़्स करता है। गसीले बादलों को मतलब ये सिफ़त दी गई है कि बादल कैसे थे? गसीले थे। इंसान गसीला होता है ना। इस तरह से ज़मीन को प्यासी दिखाया गया है। ज़मीन जो है क्या मतलब कि इंसानी सिफ़त, प्यासा तो इंसान होता है, ज़मीन तो प्यासी होती नहीं है। लेकिन इस तरह के जुमले जो है ये पर्सनिफिकेशन कहलाते हैं, इस तरह के अल्फाज पर्सनिफिकेशन कहलाते हैं। उसके बाद ये एक आता है एपोस्ट्रॉफ़ी एस हम लोगों ने पढ़ा है ना। यहाँ एपोस्ट्रॉफ़ी चूँकि फिगर्स स्पीच में है, तो जैसे कोई शख्स मुर्दा है या गायब है या कोई ख़्याल है, उसको आप जब अल्फाज में इजहार करते हैं तो ये एपोस्ट्रॉफ़ी कहलाता है। जैसे वालिद, मैं जानता हूँ कि आप एक बेहतर जा पा रहे हैं। वालिद का, उस बच्चे के वालिद का इंतकाल हो गया है, तो यहाँ पे वो वालिद कह रहा है। इसी तरह से ए तन्हाई, तन्हाई को उसने ख़िताब करा तन्हाई से, ए तन्हाई तू मेरा गम है। हम लोग बात आते, अरे यार तुम कहाँ हो? वो दोस्त उसका वहाँ पे नहीं है, कहीं पे है, बाहर है, ज़िंदा है, तो उसको याद कर रहा है वो। तो अरे दोस्त तुम कहाँ हो? अरे दोस्त जो हो गया ये आपका एपोस्ट्रॉफ़ी हो गया। उसके बाद ये एलिट्रेशन आता है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसका मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करता हूँ लिखने में। ये एक ही आवाज़ या एक ही वर्ड से अगर कोई फ़िक्रा शुरू होता है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ जो पहला वर्ड है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर, सारे पी से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। पीटर पाइपर ने अचार वाली मिर्चों का एक टुकड़ा उठाया। सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, सैली समुंदर के किनारे पर सीशल बेचती है, फ़रोख्त करती है। तो ये अलिट्रेशन कहलाता है। यहाँ पे एच का इस्तेमाल, यहाँ पे एफ का इस्तेमाल किया गया है जुमले में। उसके बाद मुबालगा का यहाँ पे एक आया है। मुबालगा जैसा मीनिंग से होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो ये मुबालगा
आमेज़ बयान या दावा है जिसका मतलब लफ्ज़ी तौर पर लिया जाना नहीं है। मुबालगा आराई किसी नुक्ते पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको लाखों बार कहा, क्या उसने सही में लाखों बार कहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी बात को ज़ोर डालने के लिए कहा गया है कि आपने ये बात मैंने ये बात आपको लाखों बार कहा है। द टीचर गेव अस अ टन ऑफ वर्क, क्या एक टन टीचर ने 1 टन होमवर्क दे दिया बच्चे को? नहीं, मतलब यहाँ ढेर सारा होमवर्क दे दिया। इस बात को अपना ज़्यादा नुक्ते उस पर ज़ोर देने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुबालगा आराई कहलाती है। यूफेमिज़्म, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनने वाले को सीधे तौर पर बोलने से बुरा लग सकता है, तो ऐसी सूरत में हम यूफेमिज़्म मतलब खुशकलामी का इस्तेमाल करते हैं, और जो टॉपिक अनकम्फर्टेबल होता है उसे हम कंफर्टेबल बना देते हैं। यहाँ कुछ मिसाल हम देते हैं, जैसे अगर किसी शख्स का इंतकाल हो गया है तो हम डायरेक्ट वो मर गया है कह के नहीं कह के हम कह सकते हैं या कहते हैं वो सो गया है या वो गुज़र गए। तो इंग्लिश में ही हैज़ फॉलन asleep या ही पास्ट अवे, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई शख्स की बात हमें झूठ लग रही है, वो हमसे झूठ बोल रहा है, तो हम उसे तुम झूठ बोल रहे हैं नहीं कह करके तुम मुझे परियों की बात कह रहे हो। तो परियों की बात जो है ये यहाँ पे यूफेमिज़्म का इस्तेमाल है। फेयरी टेल, किसी शख्स को जॉब से निकाल दिया गया है और वो बेरोज़गार है और उससे मेरी मुलाकात हो गई, तो हम उसे डायरेक्ट ये है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है, हम उसे कहेंगे आई थिंक यू आर बिटवीन जॉब्स, मतलब जॉब तलाश रहे हो मुझे हैं। तो इस तरह से हम मुलायम पैराए में की जाने वाली कोई नाखुशगवार बात जो होती है उसको यूफेमिज़्म कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड पन आता है। ये एक तरह से अल्फाज से खेलना है ताकि उसके 2 या ज़्यादा माना निकले। इसे हम मिसालों से समझते हैं। लियोपार्ड कैन नॉट हाइड इन द जंगल एज दे आर ऑलवेज स्पॉटेड। तो लियोपार्ड जंगल में नहीं छिप सकते क्योंकि वो हमेशा स्पॉट हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि लियोपार्ड का जो बदन होता है वो स्पॉटेड होता है, इसलिए यहाँ पर लियोपार्ड के साथ स्पॉटेड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। 2 माना निकल रहा है यहाँ पे। फ़िश आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन ए स्कूल। फ़िश स्मार्ट होते हैं क्योंकि वे स्कूल में रहते हैं। क्या ये सही है? इसका मतलब ये है कि फ़िश के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है असल में। तो यहाँ पर फ़िश के ग्रुप का मुराद कहना है, लेकिन क्या है कि फ़िश का स्कूल से यहाँ जोड़ दिया गया है। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल देखते हैं। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन इज़ द लाइब्रेरी। सबसे लंबी बिल्डिंग जो है लाइब्रेरी है। इट हैज़ थाउजेंड ऑफ स्टोरीज़। तो यहाँ पे लाइब्रेरी और स्टोरीज़, बिल्डिंग स्टोरीज़, स्टोरी माने कहानियाँ होती है, इसका लाइब्रेरी से एक्चुअली यहाँ स्टोरीज से मुराद है जो स्टोरी होता है, जो तल्ला होता है, एक तल्ला दूसरा तल्ला, यहाँ पर इससे मुराद वो स्टोरी है। ठीक है, तो ये जुमले का। इसी तरह फार्मर बिल डाइज इन द हाउस। तो क्या बिल मर गया? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो बिल जो है पास नहीं हो सका। तो यहाँ पर 2 माना सारे इसके निकल रहे हैं। ये एक्चुअली मज़ाहिया अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए इस तरह के ऑथर इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट से पहले हम एपिथेट समझते हैं। एक्चुअली एपिथेट क्या होता है? ये एक वजाहती सिफत है, एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन के पहले आता है, नाउन के साथ आता है, और वो उस ख़ास पार्टिकुलर चीज़ या पार्टिकुलर शख्स के बारे में उसकी खूबी को बताता है। जैसे अगर हम बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो यहाँ पर जो है द ग्रेट जो है ये एडजेक्टिव है और ये अलेक्जेंडर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर द ग्रेट जो है एपिथेट है। अब यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब क्या हुआ? जब एपिथेट को ट्रांसफ़र मुंतकिल कर दिया जाता है, हम इसको इस्तेमाल तो करते हैं किसी और नाउन के साथ, लेकिन इसका मफ़हूम उस नाउन के खूबी को न बता के किसी और इसम की खूबी बताना होता है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। समझ गया? जैसे देखिए, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, तो यहाँ पे वंडरफुल का इस्तेमाल किया गया बहुत अच्छा के लिए, तो डे से पहले इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे डे वंडरफुल नहीं था, उस इंसान का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, तो हमने यहाँ पर आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस कहना ना कह के आई हैड ए वंडरफुल डे, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। इसी तरह से शी स्लेप्ट आ स्लीपलेस नाइट। क्या नाइट भी स्लीपलेस होती है? ऐसा कुछ नहीं है। रात सोने के लिए है और सब लोग सोते हैं, लेकिन ये ख़ास उस आदमी के कैफियत को बताने के कहा था, उसकी बेचैनी को बताने के लिए कहा था। तो ये स्लीपलेस बेख्वाबी, उसकी बेचैनी, तो बेचैनी का इजहार करने के लिए स्लीपलेस का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से वो लोग नाखुशगवार शादी गुजार रहे हैं। दे हैव एन अनहैप्पी मैरिज। तो क्या मैरिज भी हैप्पी या अनहैप्पी होता है? नहीं, मैरिज से मुराद ये है कि उन लोगों की ज़िंदगी
तो यहाँ पर मैरिज के पहले अनहैप्पी कहा गया है, मतलब शादीशुदा ज़िंदगी नाखुशगवार गुजार रहे हैं, तो अनहैप्पी लाइफ हो गया यहाँ पे, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है, इस तरह का इस्तेमाल किसी एडजेक्टिव का। उसके बाद इंट्रोगेशन, पूछताछ, तो ये जो है ये भी एक बहुत शानदार हिस्सा है फिगर ऑफ स्पीच का, जिसे हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में आमतौर से इस्तेमाल करते ही रहते हैं। इसका इस्तेमाल किसी से सवाल पूछना तो होता है, लेकिन जवाब हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने क्या कहते हैं उससे पॉइंट्स को ज़्यादा मौसर तरीके से पेश करना हमारा मकसद होता है। जैसे एम आई इडियट टू फॉलो योर लाइज, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि आपके झूठ का शिकार बनूँ, मतलब मैं आपके झूठ का शिकार नहीं बन सकता। क्या ये सड़े हुए गोश्त से बदबूदार है, क्वेश्चन है, मतलब इसका मतलब यही है कि हाँ ये सड़े हुए गोश्त की तरह बदबूदार है। तो ये हो गया इंट्रोगेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच का एक शानदार इस्तेमाल। और दूसरा इस्तेजाबिया, एक्सक्लामेशन, हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी गुफ्तगू का एक बहुत अच्छा अंदाज़ है बात करने का, जिसे हम एक्सक्लामेशन की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब ये आखिरी मरहले में हम लोग आखिरी इसमें आगे पॉइंट्स में आगे, वो है पंक्चुएशन, रमूज़ अक़ाफ़। रमूज़ अक़ाफ़ का मतलब क्या होता है? रमूज़ अक़ाफ़ का मतलब है पॉइंट्स या स्टॉप्स को तहरीरी शक्ल में डालने का सही इस्तेमाल। बोलने में तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसको, रिटन फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम इसका जो है जब हम कुछ लिखते हैं तो जुमले के दरमियान में, शुरू में, आखिर में कुछ अलामात, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम जो कुछ बोलना चाह रहे हैं उसका सही मफ़हूम, जो कुछ हम लिखना चाह रहे हैं उसका सही मफ़हूम पढ़ने वाले तक पहुंच जाए। अगर हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल गलत कर देते हैं तो जुमले का मफ़हूम ही दरहम बरहम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फुल स्टॉप पे आते हैं। फुल स्टॉप पे के इस्तेमाल से तो सब लोग वाकिफ़ हैं, तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट और जो क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमा, ये कॉमा, इस स्लाइड में आप कॉमा के 6-7 इस्तेमाल देख सकते हैं। मुख्तसर में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल जो होता है अल्फाज या शिको, मतलब क्लोजेस को या फ्रेजेस को अलग अलग करने के लिए एक कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ये सकता है फुल स्टॉप नहीं है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो मीनिंग को ये करता है, ज़्यादा क्लियर करता है, सेपरेशन ज़्यादा क्लियर करता है सेंटेंस के अंदर ही। सेमीकोलन, सेमीकोलन जो है अगर किसी जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं कि वो अपने आप में एक मुकम्मल जुमला होता है और वो दोनों एक दूसरे से मुताल्लिक़ होते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है हम सेमीकोलन बीच में करते हैं। जैसे शी हैज़ गॉन टू लाइब्रेरी, हर ब्रदर हैज़ गॉन टू प्ले फुटबॉल। ये दो जुमला डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड जुमले हैं, इसलिए यहाँ पर बीच में सेमीकोलन जो रेड कलर में है इसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद कोलोन का इस्तेमाल। कोलोन एक्चुअली क्या होता है, ये एक तरह का इक्वल साइन होता है। एक तरफ हम जो बात कहते हैं उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम दूसरी तरफ उस बात को कहते हैं। जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल इन द बॉडी। अब वो 3 टाइप के मसल हमारे बॉडी में होते हैं, वो तीनों टाइप्स क्या हैं? कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। तो बीच में हमने कोलोन का इस्तेमाल किया है। ये किसी टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जैसे आई हैव ए लॉट ऑफ स्टफ़ इन माई क्लोजेट, मेरे अलमारी में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसका डिटेल्स बताया जा रहा है, हैड्स, टॉयज़ एंड इवन ए गिटार। तो यहाँ पे बीच में कोलोन का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है उसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं होकर फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है, ध्यान रहे इस बात का। उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क है, एक्सक्लामेटरी वर्ड या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बाद हम एक्सक्लामेशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ कुछ मिसालें हैं। व्हाट टाइम डज द लेक्चर बिगिन, शी आस्क्ड। उसकी बात को हूबहू यहाँ बयान किया गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो किसी स्पीकर के ज़रिए इस्तेमाल होने वाले एन लफ्ज़ या उसका कोई कोटेशन हमको करना है, कोट, या उसका या किसी किताब का किसी चीज़ का सब्जेक्ट का करना है, तो हम उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ये मुकर्रर की कही हुई बात है, यहाँ पे कोटेशन है। कभी कभी क्या होता है कि कोटेशन के अंदर ही एक और किसी चीज़ को कोट किया हुआ रहता है, ऐसी सूरत में उसको हम सिंगल कोट से करते हैं। जैसे यहाँ मिसाल देखिए,
ये वाला जुमला, द टीचर आस्क्ड अस, टीचर ने हमसे पूछा। अब ये इससे टीचर की बातों को तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहा गया है, लेकिन उसके अंदर एक और ये है, हाउ मैनी ऑफ यू हैव रेड द स्टोरी द ब्राउन हॉर्स। यहाँ ब्राउन हॉर्स एक किताब का नाम है, ये एक और कोटेशन है, उन्वान है, तो इसको सिंगल कोट से इसको इस्तेमाल किया गया है, इसको डबल कोट से नहीं होगा। अगर किसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक और अगर कोई मतलब कि कोट हमें करना है तो वो सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल होगा इसमें, ऐसी सूरत में। उसके बाद डैश का इस्तेमाल होता है। डैश जो है हाइफन से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, उसका यहाँ मैंने 2 इस्तेमाल बताया है। कोई जुमला बोलते बोलते अचानक रुककर सोच को तब्दील कर देना, जैसे यहाँ पर अगर मेरा शौहर ज़िंदा होता, अब ये यहाँ पर वो बोलने से पहले रुक गई यहाँ पे, फिर उसने अगला जुमला बोला, बट वाई लैमेंट द पास्ट, तो यहाँ पर हम डैश का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर कोई मजमून बिखरा हुआ है, जैसे मिसाल देखिए, फ्रेंड्स, कंपेनियंस, रिलेटिव्स, दोस्त, साथी, रिश्तेदार हो गया, उसके बाद डैश का इस्तेमाल करके हम सब ने उसे छोड़ दिया, ऑल डिजर्टेड हिम, तो यहाँ पे डैश का इस्तेमाल इस तरह के जुमलों में किया जाता है। उसके बाद हाइफन का इस्तेमाल है। हाइफन एक्चुअली ये लफ्ज़ या अल्फाज के हिस्सों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जैसे कुछ इस्तेमाल है कंपाउंड वर्ड्स में, कंपाउंड एडजेक्टिव होता है जो नाउन के पहले इस्तेमाल होता है, प्रीफिक्स है ना, और किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, इस रिकलेक्ट को हम एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इम्फेटिक बनाने के लिए डी के बाद डैश का इस्तेमाल कर दिया गया है। उसके बाद पैरेंथेसिस होता है, जिसे हम लोग ब्रैकेट कहते हैं, मछली ब्रैकेट, ये छोटी वाली ब्रैकेट। तो इसमें जो यहाँ इसके मैंने कुछ इस्तेमाल बताए हैं, जैसे इजाफी मालूमात शामिल करने के लिए, द टीम, और हम इसे वन फर्स्ट प्लेस, मेरे टीम ने पहला हिस्सा मतलब फर्स्ट प्लेस में कहीं ये किया, जीता, आया। अब यहाँ पे टीम में माई सन इस पार्ट ऑफ, मेरा बेटा इसका हिस्सा है, ये जुमले का हिस्सा नहीं है, तो इस बात को ज़्यादा जानकारी मैं इसमें दे रहा हूँ। दे मस्ट बी सेव्ड, वे क्या, ट्रीज़, यहाँ पर जो है ट्रीज़ जो है इस इजाफी मालूमात किनको बचाना ज़रूर चाहिए, यहाँ पर हम ख़ास ट्रीज़ के बारे में कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये सब है। इस तरह से अगर हम ये एक्रोनिम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद हम जैसे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रैकेट में CEO लिख दिया है। अगर कहीं पर हम कोई बात एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी, जैसे आई कैन नॉट फॉलो हिज प्लान्स, मैं उसके प्लान को, यहाँ पर प्लान एक अगर है तो प्लान होगा, अगर एक से ज़्यादा उसका मतलब कि प्लान है तो वो प्लान्स का इस्तेमाल कर सकता है। या कहीं से हमने कोई चीज़ कोट किया है, उस कोटेशन को कहाँ से हमने ये चीज़ लिखी है, उसको हमने यहाँ ब्रैकेट में हम इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी पैरेंथेसिस की जगह डबल डैश का भी इस्तेमाल करते हैं, सेम चीज़, प्लीज़ कॉल माई लॉयर। अब इस लॉयर के बारे में बताया जा रहा है, कौन लॉयर, मिस्टर शर्मा, नहीं भी लिखते तो भी चलता। ऑन मंडे, यहाँ पर डबल डैश का इस्तेमाल किया गया है। तो पैरेंथेसिस और डबल डैश का इस्तेमाल यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद एपोस्ट्रॉफी के बारे में हम जानते हैं, यहाँ देखिए कुछ इस्तेमाल है। तो पोजीशन का इजहार करने के लिए, मेरे दोस्त की कार, सादिया की किताब। कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे दे हैव को देव लिखते हैं, आर नॉट को आंट लिखते हैं, आई विल को आई लिखते हैं, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर पुलल करते हैं किसी लेटर्स या फिगर्स का पुलल, जैसे टिक योर टीज़, यहाँ जितने भी टीज़ इसमें लिखे सबको टिक कीजिए, और एफ़ जितने लिखे सारे एफ़ को, तो सारे एफ़ से एफ़ एपोस्ट्रोफी इसका पुलल होगा। इसी तरह से अगर डिजिट्स है तो जैसे उसको भी एपोस्ट्रोफी से पुलल बनाते हैं उसका, जैसे देयर आर 1 5 2 3s एंड 2 8s इन ये 53,883 में 1 5 2 3 और 2 8 है। तो यहाँ पर 1 5 है तो इसको 5 ही लिखा है, 2 3 है तो 2 3s, और 2 8 है तो 2 8s का इस्तेमाल किया गया एपोस्ट्रोफी के साथ। और लास्ट में कैपिटल लेटर, हम लोग जानते हैं कैपिटल का इस्तेमाल कहाँ। यहाँ पे जो कुछ इस्तेमाल मैंने बताने की कोशिश की है, यहाँ पे सारे का जो है रेट से है, जिसे आप देखिए और बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं इसको, इसमें कुछ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा वीडियो अख्ताम पे पहुँचता है, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक नई ज़बान सीखी, और एक नई ज़बान क्या है, अगर आप एक नई ज़बान सीखते हैं तो ये एक ज़िंदगी का एक मुशाहिदा ही अलग है। आप उस ज़बान के लिटरेचर से, उस ज़बान की किताबों से, उस ज़बान के कल्चर, लोगों के कल्चर से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं। ज़बान किसी की मिरास नहीं है, आप जितनी ज़बान सीखेंगे ये आप उतने ही उसका फ़ायदा उठाएंगे। और आप इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह ताला
मुकम्मल गाइड में एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। कुछ वक्त लगेगा। ये एक गाइड है जो आपको अंग्रेज़ी सीखने में और समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और नए ढंग से मैं कोशिश करूँगा इस वीडियोस के बाद एक जो नया मुझे एक्सपीरियंस मिला है उसका पूरा मैं उसमें इस्तेमाल करूँगा, जो कॉम्पैक्ट भी होगा, कंसाइज़ भी होगा। जुड़े रहे 5 मिनट एकेडमी के साथ, जुड़े रहे मेरे साथ। जज़ाकल्लाह खैर। और हाँ, जब मैं वीडियो को फाइनल टच दे रहा था तो किसी तरह से ये आखिरी सफ़ा डिलीट हो गया था। तो जब मैंने इसे देखा तो मैं इसे अभी बाद में ऐड कर रहा हूँ। हम लोग की ज़िंदगी का मकसद क्या है? कामयाबी। और हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद कामयाबी होता है, लेकिन असल कामयाबी क्या है? यकीनी तौर पर आखिरती कामयाबी ही असल कामयाबी है। तो आखिरत में कामयाब कौन है? जो अल्लाह की नज़र में कामयाब है। और अल्लाह की नज़र में कामयाब कौन है? क्या हमने कभी इस पर सोचा है? हम लोग ज़रूर सोचें। जज़ाकल्लाह खैरा।